कहावत कहते हैं कि हाथ को आया और मुंह न लगा। कुछ ऐसा ही हाल किया है टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में, जहां पर सिर्फ 171 रन सामने थे और इंडिया की टीम उस टोटल को चेज नहीं कर पाई। बल्लेबाजी में आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में 171 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं है, खास करके जब विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा हो। और इंडिया की टीम गेम में थी, स्पेशली जहां तक हार्दिक पांड्या खेल रहे थे वहां तक तो थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक ऐसी गलती की जो शायद कोई बच्चा भी नहीं करेगा। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, इतना ज्यादा मैं होना, कई बार उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कप्तानी के जाने का कारण, या कई बार ऐसी चीजें उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में हुई हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। स्पेशली जो लास्ट बॉल थी ओवर की, जहां पर उन्होंने ध्रुव जोरेल को सिंगल डिनाई किया और अगली बार पर आके खुद आउट हो गए। ये अगर आप सिंगल लेते हैं तो उससे ये नहीं है कि सिर्फ आप बच सकते थे उस बॉल पर आउट होने से, बल्कि ये भी होता है कि अगर ध्रुव जोरेल जो है वो अगले ओवर की पहली गेंद खेलते, बाउंड्री लगा देते हैं, उसके बाद चीजें इजी हो जाती है। जब आप टेल के साथ खेलते हैं तो बात एक दूसरी होती है, जब आप एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेलते हैं तो बात कुछ और होती है। तो हार्दिक पांड्या का वो गलत डिसीजन भी एक कारण आप जरूर काउंट करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में आप कुछ भी हो ना कि पॉसिबिलिटीज, परसेंटेज की बात जरूर करते हैं कि यहाँ पर आपके पास चांस था, अपॉर्चुनिटी थी जिसको भुनाया जा सकता था, और इंडिया की टीम ने, हार्दिक पांड्या ने ये गलती की है। फिर दूसरी तरफ अगर आप आए, इंडियन टीम एक ये जो फिक्स माइंडसेट है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, में लेफ्ट ही हो गया, राइट कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आप देखो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करना मॉडर्न डे क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी मत करिए कि आप हर चीज की ना अति कर देते हैं। अति सर्वत्र वर्जियेत, ये संस्कृत में सूक्ति कही जाती है और ये हर जगह लागू होती है कि आप एक हद तक एक दायरे में रह के किसी काम को करें तो आपको सफलता जरूर मिलती है। जब आप किसी चीज को जो है अति कर देते हैं तो फिर आपके लिए वो नुकसानदेह भी हो जाती है। और आप अगर इसको क्रिकेट में ऐसे समझें कि आपने ओपनर आपके फिक्स होते हैं, फिर आपने क्या कहा कि ओपनर्स के बाद हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं उसमें से कोई भी फिक्स नहीं है, हम लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन मेंटेन करेंगे। चलो, आपने 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में कर लिया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन, अच्छी बात है, बट उसके बाद आपका जो बैट्समैन है, जो डिजर्व करता है वहां पर आना, वही आना चाहिए। बिकॉज अब ये लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में हुआ क्या, ध्रुव जोरेल किस नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे? 8 नंबर पर। नेचुरली उनको किस नंबर पर बल्लेबाजी करानी चाहिए आपको? 5 नंबर पर। तो ये चीजें भी आपके साथ देखने को मिलती हैं। सेम चीज वनडे क्रिकेट में भी श्रीलंका में देखने को मिली थी, जब आप लेफ्ट राइट कर रहे थे और केएल राहुल को आपने 8 नंबर पर बल्लेबाजी करा दी थी। तो ये जो एक्सेसिव लेफ्ट राइट मेंटेन करने की बात है, ये भी बहुत बड़ा कारण है इंडिया के लिए इस मैच में हार का। उसके बाद बल्लेबाजों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर अगर आ जाए तो संजू सैमसन जिस तरह से शॉर्ट पिच गेम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कंसर्न तो है उनके लिए। टी20 क्रिकेट में उन्होंने वापस आने के बाद 300 बना दिए, सारी चीजें उनके लिए सही जा रही हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से उनको एक्सपोज किया है शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ, इसको उनको ठीक करना पड़ेगा। संजू सैमसन शॉर्ट पिच बॉल के खराब प्लेयर नहीं है, बट अभी जो है वो जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चीज मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी कि क्रीज में जितना ज्यादा हलचल दिख रही है उनसे, ये चीज जब आपके पास एक्यूरेट गेंदबाज सामने होगा या अच्छा बाउंसर मारेगा, इस तरह से गेंदबाजी करेगा, तो उनको मुश्किल में डालेगा। और वही चीज जो है वो अभी संजू सैमसन के साथ हो रही है कि जोफ्रा आर्चर एक तो तेज भी है ना, 145 150 उसके बीच में लगातार वो गेंदबाजी करते हैं, फिर डायरेक्शन भी उनकी बड़ी सही रहती है, बाउंसर उनसे बेहतर बहुत कम लोग मारते होंगे इस टाइम पर। तो वो एक चीज है कि जो उनको जोफ्रा आर्चर परेशान कर रहे हैं, और संजू सैमसन के रन ना बनना, और पूरी सीरीज अभी तक 3 मैच हो चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने जरूर इंप्रेस किया यहाँ पर। पहले मैच में जो उनकी बल्लेबाजी थी, उन्होंने कुछ जो सवाल उनको लेकर के उठते थे कि क्या प्योर तेज गेंदबाजों के खिलाफ, जिनके पास 145-50 की पेस है, उनके खिलाफ रन बना सकते हैं, उनके खिलाफ इतना इजी शॉट्स लगा सकते हैं, उन्होंने वो सारी चीजें करके दिखाई। थोड़ा मेच्योरिटी भी दिखाई है जो आपको चाहिए एक प्लेयर से, कि आप ये नहीं कि सिर्फ शॉट्स ही लगा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी और सारी चीजें दिखाई हैं, इंप्रेसिव रहे। आउट होना इज पार्ट ऑफ गेम, समटाइम्स आप आउट हो भी जाते हैं, जैसे कल की पारी में देखें वो अच्छा खेल रहे थे, और एक स्लोअर बॉल जो शायद वो उतना अच्छे से पिक नहीं की उन्होंने, लेकिन आप इस इंटेंट के साथ खेलेंगे तो आउट भी होंगे। उसमें आप इंप्रूव क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है आपके इंप्रूवमेंट का? मुझे लगता है कि पिछली सीरीज जो इससे पहले अभिषेक शर्मा खेले थे और इस सीरीज में जो अभिषेक शर्मा खेले हैं, काफी इंप्रूव्ड बैट्समैन नजर आए हैं। देन आप सूर्य कुमार यादव के रन ना बनना, ये बहुत बड़ा कारण है। जब से कप्तान बने हैं ना वो, उनके रन्स बिल्कुल गायब हो गए हैं,
और उनसे सिर्फ 250 मेरे हिसाब से अभी तक बनते हुए दिखे हैं कप्तान बनने के बाद से। इवन उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन नहीं बने थे, यहाँ पर भी रन नहीं बन रहे थे। तो जब कप्तान रन नहीं बना था तो कभी ना कभी तो टीम को लेने के देने पड़ेंगे। तिलक वर्मा लगातार रन बना रहे थे, लॉ ऑफ एवरेज कभी उनको पकड़ना ही था। हालांकि शॉट खेलने में गलती की, वो अच्छा खेल रहे थे और वो अगर फिर से खेल जाते तो शायद मैच आपके लिए बना के जा सकते थे। लेकिन ये तो खैर होता है, पार्ट ऑफ गेम है। कभी कभी बैट्समैन जब इतने रन बना चुका होता है तो मतलब गलती हो ही जाती है। तो क्रिकेट में इसी तरह से आपको बल्लेबाजों के डिसमिसल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी अच्छी खेली, टाइम भी लिया, लेकिन कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, ज्यादा प्रेशर तो नहीं खुद के ऊपर डाल लिया था। क्योंकि 4 ओवर 64 रन आप ज्यादातर कहेंगे कि 10 में से 8 बार नहीं बनेंगे, 2 बार बन सकते हैं। और फिर उसको बनाने के लिए आपके पास एम एस धोनी जैसा बल्लेबाज भी होना चाहिए, जो हार्दिक पांड्या है नहीं, कई बार समझ लेते हैं। वो जो सेंस ऑफ कामनेस है, वो चीजें हैं, वो सिर्फ दिखाने की नहीं होती, वो करनी भी होती हैं। और जरूरत पड़ने पर आपको सामने वाले बल्लेबाज पर ट्रस्ट भी करना होता है। उनके पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है, सब कुछ है, बट जब आप ओवरडू कर जाते हैं ना किसी चीज को तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। वॉशिंगटन सुंदर आपके वो बल्लेबाज नहीं है कि जो आके फटाफट शॉट खेल के चले जाएंगे। तो वॉशिंगटन सुंदर कैन बैट, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा है, वनडे क्रिकेट में अच्छे हो सकते हैं। वो टी20 क्रिकेट में आप कहो कि चौके छक्के आके लगाते रहेंगे, वो नहीं होता। अक्षर पटेल समहाउ डिलीवर नहीं कर पाए इस लेवल पर। उसके अलावा ध्रुव जोरेल की बात अगर आप करें तो काफी आउट ऑफ द ऑर्डर आप उनको खिला रहे हैं इस सीरीज में, जिस तरह से उनको मौके मिले हैं। हालांकि उन्होंने ग्रैब भी नहीं किए वो मौके, लेकिन अगर आप देखें इससे अच्छा तो फिर आप किसी रमनदीप सिंह या जो है शिवम दुबे बाहर बैठे, इनमें से किसी को खिला लें। अगर यूटिलिटी नहीं है ना ध्रुव जोरेल की तो फिर जगह बनती नहीं। आपने खिलाया जरूर है बट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये सेम वैसे ही है जैसे केकेआर में रिंकू सिंह का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये कुछ इंडिया की जो अप्रोच भी है, टीम को कुछ प्लेयर्स पर डिपेंडेंट कर देना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीम में आपको हर प्लेयर को साथ में रखना होता है, ऊपर उठा के उनका कॉन्फिडेंस रखना होता है। ये बहुत बड़ा कारण है, मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम में कुछ प्लेयर तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, कुछ प्लेयर रहते हैं टीम में, इन एंड अराउंड रहते हैं, बट वो शायद अपॉर्चुनिटी जहां पर उनको मिलनी चाहिए और जैसे उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता हुआ नजर आ रहा। फिर गेंदबाजी में अगर आ जाए यार, वरुण चक्रवर्ती क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल है। मतलब ये मैं दौर याद कर रहा हूं कि कौन से ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने एक दौर में इस तरह से गेंदबाजी की है। और वो मेरे को घूम फिर के अगर इस तरह से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज कोई याद आते हैं तो वो अजंता मेंडिस याद आते हैं, जिन्होंने जब शुरुआत की अपने करियर की तो इट वाज लाइक वाओ, जिसके सामने गेंदबाजी करने आए उसको ऐसे उन्होंने लिटा दिया था। वरुण चक्रवर्ती उससे बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। उससे बेहतर गेंदबाजी करने का कारण एक और भी है कि वो जैसे आए थे तो बिल्कुल नए नए थे और उतना एक्सपोजर भी इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको मिला नहीं था और वो एकदम नए नए थे। वरुण चक्रवर्ती के पास एक जो मिस्ट्री है वो तो है ही है, वो मिस्ट्री दुनिया के लिए नई नई है ही है। वरुण चक्रवर्ती के पास अब वो एक्सपीरियंस भी है कि ओवर द इयर्स जो आईपीएल में खेले हैं, जो टेम्परामेंट है, जो मेच्योरिटी है, तो इसलिए कई गुना बेहतर नजर आ रहे हैं अगर आप अजंता मेंडिस के साथ भी कंपैरिजन करें। और एक बात पक्की है कि ये जितने भी इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, इनको कुछ पता नहीं लग रहा कि गेंद जाएगी किधर। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आपको एज अ बैट्समैन ये पता नहीं लगता ना कि गेंद जाएगी किधर, तो आप इधर का उधर ही खेलते हैं। कोई ऐसे स्वीप मार रहा है, कोई सामने की गेंद डिफेंड नहीं हो रही किसी से, तो ही इज लुकिंग अनप्लेबल अनप्लेबल। और जो बैट्समैन हाथ से पिक नहीं करेगा ना गेंद को, वो कभी नहीं खेल पाएगा इस तरह के गेंदबाज को। और बेसिक चीजें भी, अगर आप इंग्लैंड जो तरीका रहता है, जैसे बेन स्टोक्स स्पिन को खेलते हैं, जॉस बटलर स्पिन को खेलते हैं, तो ये लोग अगर हाथ से पिक नहीं भी करते तो कई बार लेंथ पे खेल जाते हैं, कई बार लाइन पे खेल जाते हैं। तो वो कुछ भी ऐसा तरीका इंग्लैंड का देखने को नहीं मिल रहा है वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। और ये बैट्समैन वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एकदम से नतमस्तक नजर आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कल भी कह रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को वनडे क्रिकेट में खिलाने का ये हाई टाइम था, बिकॉज इस टाइम पर वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री जो है वो सबके लिए सुलझाने वाली गुत्थी ऐसी बनी हुई है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सुलझा सकता है उसको। देखो बाय द टाइम लोग उनको रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या गेंदबाजी हो रही, कौन सा गेंद किधर जाएगा, इस पर लोग आएंगे और उसको समझेंगे। लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा टाइम था नहीं और ये यूटिलाइज करने का वक्त था जहां पर आपके लिए वो टूर्नामेंट विनिंग स्पेल्स डाल सकते थे या उस तरह की गेंदबाजी करके जा सकते थे। तो अगर वरुण चक्रवर्ती इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है तो यार ये इंडियन टीम का नुकसान है। जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हो रही है, इसको यूटिलाइज करने का ये हाई टाइम था।
बाकी अगर आप गेंदबाजी की बात करें, मोहम्मद शमी की वापसी हो गई है, लेकिन अभी वो रिदम जिसकी मैं बात कर रहा था कि रिदम में वापस आने के लिए आपको वक्त चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस आपको कम दिखेगी, लेकिन जो क्या होता है कि बॉलिंग में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, जो आपकी बॉलिंग मसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो जब तक दोबारा से स्ट्रेंथ गेन नहीं करती, आप कितना भी जिम में ट्रेनिंग कर लीजिए, कितना भी और जो है ट्रेनिंग कर लीजिए, जो आपकी बॉलिंग मसल्स हैं वो बॉलिंग कर करके ही स्ट्रांग होती हैं। और जब आप 400 दिन से ज्यादा से क्रिकेट ना खेले हों तो आपकी बॉलिंग मसल्स जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुई है। आपने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है तो उस हिसाब से आपको दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे खेलते जाएंगे एक तो रिदम बेहतर आता जाएगा, रिदम अभी और बेहतर होगा मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में। इसीलिए मैं लगातार कह रहा था कि यार उनको क्रिकेट खिलाने की जरूरत है। और यही मान लीजिए कि इसी तरह से अगर आप जाके सीधा उनको चैंपियंस ट्रॉफी में खिला देते हैं, आउट ऑफ रिदम मोहम्मद शमी होते, फिर परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर आप कहते हैं यार मोहम्मद शमी तो अब पहले जैसा गेंदबाज नहीं बचा। भाई ये ना क्रिकेट के जो बेसिक्स है, फंडामेंटल चीजें हैं, वो आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगी कि प्लेयर्स को रिदम में आने के लिए वक्त चाहिए होता है, और मोहम्मद शमी को चाहिए ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां पर वो लंबी गेंदबाजी करें। कल भी उनको 3 ओवर की गेंदबाजी कराई गई, शायद 4 ओवर की गेंदबाजी कराई जा सकती थी। शायद आप देखेंगे कि अभी भी प्रिजर्व करने की कोशिश है, क्योंकि डेथ में जब आप गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो क्या मोहम्मद शमी 100% पर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये जरूर आगे देखने वाली चीज रहेगी। और मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि फिटनेस में अभी कोई इशू है, कोई पेन है या कुछ इस तरह की चीज है। बस ये है कि वो जोर पूरा नहीं लग रहा, वो टाइम उनको चाहिए रिदम में वापस आने के लिए। और 3 वनडे मैचेस, 2 T20 मैचेस और बचे हैं। इतना खेल के क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो पूरी तरह से तैयार होंगे फुल थ्रॉटल गेंदबाजी करने के लिए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी इंडिया के स्पिनर्स गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट ये जो वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं और सिर्फ 1 ओवर ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। एक स्पिनर अंडर बॉल हो रहा है, 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, और विकेट्स भी थोड़ा सा अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो तीनों विकेट्स ने स्पिनर्स को फेवर किया है, तीनों विकेट्स ने स्पिनर को फेवर किया है। T20 क्रिकेट में हम ऐसा नहीं देखते थे कि स्पिनर्स को फेवर करने वाली विकेट्स आपको इंडिया में ज्यादा देखने को मिले, बट इस सीरीज में मिली हैं। आपने 4-4 स्पिनर भी खिलाए हैं, कॉम्बिनेशन भी आपका क्वेश्चनेबल रहा है, आप सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ खेले हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल टीम की ग्रोथ के लिए और टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए आपका अच्छा बैलेंस होना जरूरी है। और इस कॉम्बिनेशन में एक फास्ट बॉलर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार इस सीरीज में अपने आप को, कि वो कम नजर आ रहा है। आपको 2 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 3 स्पिनर, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। उसमें होता यह है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कब किसको कैसे इस्तेमाल करना है। यहां पर क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको स्पिनर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा हर सिचुएशन में जाके। आपके पास फास्ट बॉलर का स्कोप सिर्फ नई गेंद का है और डेथ ओवर में, बीच के ओवर में आप फास्ट बॉलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। समटाइम्स यहाँ पर T20 क्रिकेट में आपको बीच के ओवर में भी फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ती है, जो इंडिया की टीम नहीं कर पा रही है। तो और बेहतर गेंदबाजी इंडिया की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो यही था दोस्तों एनालिसिस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे T20 मैच का। आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।